अब आज हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे। जो प्रीवियस क्लास हमने करी थी उसमें हमने जर्नल एंट्री में रीवैल्यूएशन अकाउंट को देखा था। तो आज हम लोग उसका मतलब समझेंगे और उसको बनाना भी सीखेंगे, प्रिपेयर करना भी सीखेंगे, मेंटेन करना सीखेंगे, है ना। देखो भाई, रीवैल्यूएशन अकाउंट हमारा कब बनता है? ये हम तब बनाते हैं जब आपकी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही होती है। मीन्स या तो नया पार्टनर आता है या फिर आपका प्रॉफिट रेशो चेंज होता है। तो उस समय हम क्या करते हैं? उस समय हम लोग अपनी लायबिलिटी और असेट्स को रीवैल्यू करते हैं और इस रीवैल्यूएशन में होने वाले लॉस या गेन को ट्रांसफर किया जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, टू बी वेरी प्रिसाइज ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, ये बात आपको समझ में रखनी है ना। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के हम कंटेंट को समझ लेते हैं, इसका कंटेंट क्या है, और कंटेंट समझ में आ जाएगा तो अपने आप सारी कहानी समझ में आ जाएगी, है ना। ओके, लाइन कुछ ज्यादा ही बड़ी हो गई। तो इसके अंदर आने वाले कंटेंट को हम समझ लेते हैं कि इसके अंदर आइटम्स कैसे कैसे क्या क्या आएंगे, आने वाली हैं। अब हम यहाँ पे जो रिवैल्यूएशन करते हैं, असेट्स एंड लायबिलिटी का हम लोग रिवैल्यूएशन करते हैं। और जब भी हम असेट और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन करते हैं, या तो असेट की वैल्यू इंक्रीज होगी या असेट की वैल्यू डिक्रीज होगी। अगर कोई चेंजेस नहीं है तो ऑब्वियसली यहाँ पे फिर वो नहीं आने वाला। यहाँ पे असेट्स और लायबिलिटीज तभी आएंगी जब वो इंक्रीज या डिक्रीज हो रही होंगी। तो असेट अगर इंक्रीज डिक्रीज होगी तो आएगी, लायबिलिटी अगर इंक्रीज या डिक्रीज होगी तो आएंगे यहाँ पे। ओके, अंडरस्टूड। अब आप लोगों को पता है कि अगर कोई भी इनकम या गेन होता है तो वो क्या होती है? क्रेडिट होती है। और अगर कोई लॉस या एक्सपेंसेस है तो वो क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। तो सेम वही चीज, अगर आपकी असेट डिक्रीज होगी तो क्या होगा भाई? हमें नुकसान होगा, हमारे लिए नुकसान है, लॉसेज है, तो डेबिट में लिखोगे। लेकिन अगर असेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो आपके लिए क्या है? मुनाफा, गेन है आपके लिए। और गेन आप कहां लिखोगे? क्रेडिट साइड में लिखोगे। सिमिलरली, अगर आपकी लायबिलिटी बढ़ती है तो आपके लिए एक तरह से नुकसान है। क्यों भाई? पहले आपकी लायबिलिटी सपोज 50,000 की थी, बढ़ गई, रिवैल्यूएशन में वो उसकी वैल्यू 55,000 निकल के आई, तो अब आप क्या करोगे? आपकी लायबिलिटी 5,000 से बढ़ गई ना, तो आपको 5,000 का नुकसान हो गया एक तरह से, तो आप डेबिट में लिखोगे। यही लायबिलिटी अगर मान लो मेरी 55 के बजाय, सॉरी 50 के बजाय 45 हो जाए, यानी लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो गई, तो आपको फायदा हो गया। आप किधर लिखोगे? क्रेडिट साइड में लिखोगे, है ना। तो ये हम इस तरह से अकाउंट को समझ सकते हैं और हमें ना अकाउंट को याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और अपने आप मेंटेन हो जाएगा। आगे हम देख सकते हैं कि कोई भी अगर अनरिकॉर्डेड असेट है और आपको पता चलती है और आप उसको रिकॉर्ड करते हो तो आपकी असेट की वैल्यू, टोटल असेट्स की वैल्यू बढ़ गई ना, तो ये आपके लिए फायदा है क्रेडिट साइड पे। सिमिलरली कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, अब आप उसे रिकॉर्ड करोगे, आपके लिए नुकसान है, लॉस है, तो डेबिट में लिखोगे। आओ तो सब इन्हीं सब बातों को लिख लेते हैं। तो यानी अगर लॉस हो रहा है तो डेबिट में, और अगर गेन हो रहा है तो क्रेडिट में। यहां पे हम लिखते हैं टू एसेट्स अकाउंट अगर वो डिक्रीज हो रही है तो, बाय एसेट्स अकाउंट अगर वो इंक्रीज हो रही है तो।
ठीक है। टू लायबिलिटी अकाउंट अगर वो इंक्रीज है बाय लायबिलिटी अकाउंट अगर वो डिक्रीज हो रही है। आपकी कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है जो आप रिकॉर्ड कर रहे हो, है ना, वो यहां पे आ जाएगी। एंड अगर आपकी कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स है तो वो यहां आ जाएगी। अब आप रिकॉर्ड कर रहे हो। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट की जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में अगर कोई खर्चे वगैरह हो जाते हैं इस प्रोसेस को करते समय रीवैल्यूएशन के लिए, तो आप उसे भी रिकॉर्ड करोगे, कैश या बैंक अकाउंट एक्सपेंसेस। और इस प्रोसेस को आपने अगर मान लीजिए किसी पार्टनर को हैंड ओवर कर रखा है कि भाई तेरे को ये काम ना रीवैल्यूएशन का काम करना है, आपको असेट्स और लायबिलिटी की रीवैल्यूएशन करनी है, तो उसके बदले में आप उसे कुछ ना कुछ पेमेंट करोगे, यानी रेम्युनरेशन पे करोगे। तो अगर एज सच इस तरह की कोई पेमेंट की जा रही है किसी पार्टनर को फॉर द पर्पज ऑफ रीवैल्यूएशन, तो आप उसको भी यहां रिकॉर्ड करोगे। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्या पे कर रहे हो उसको आप? रेम्युनरेशन पे कर रहे हो। रेम्युनरेशन पे कर रहे हो। चलिए भाई, बस हो गया। अब आप डिफरेंस निकाल लोगे। अगर आपकी असेट साइड पे, यानी सॉरी डेबिट साइड पे अगर बैलेंसिंग फिगर आता है तो आपके लिए गेन है, गेन ऑन रीवैल्यूएशन, ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। आप ट्रांसफर कर दोगे, ये आपके लिए क्या है? बैलेंसिंग फिगर है। सिमिलरली अगर आपकी क्रेडिट साइड कम आ रही है तो ये क्या हो गया? लॉस हो गया। लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। या तो ये आएगा भाई या फिर ये आएगा, ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों आ जाए। या तो लॉस होगा या तो गेन होगा, है ना। चलो, और ये आपका अकाउंट इस तरह से क्लोज्ड, है ना। तो ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट है पूरा। इसके ऊपर आओ, एक क्वेश्चन देखते हैं हमारी शीट से। क्वेश्चन नंबर 25 है, ए बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, द देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2019 स्टूड एज फॉलोज। आपको पूरी बैलेंस शीट दे रखी है और नीचे आपको कुछ एडजस्टमेंट्स दी हुई है, ठीक है। तो इनको हम ध्यान से देखेंगे। ओके, चलो। तो ये मेरे नोट से क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन का तरीका देखें कि आप अपनी एडजस्टमेंट्स को पहले मार्क कर लेंगे बैलेंस शीट में। जो है यहाँ पे आपको बैलेंस शीट में आइटम्स दे रखी हैं, यहां आप इनको मार्क कर लेंगे। ओके, और उसके बाद आप अपनी एक एक एडजस्टमेंट को पहले कंप्लीट करेंगे, देन आप बैलेंस शीट के आइटम को ट्रीट करेंगे और सारे अकाउंट्स एक साथ ओपन होंगे। आप देख सकते हो मैंने यहां पे ऑलरेडी रेडी कर रखा है। आप, मैंने अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और साथ में ही बैलेंस शीट, ये सब रेडी है। वो इसलिए क्योंकि एडजस्टमेंट का इफेक्ट दो जगह पड़ता है। कोई भी एडजस्टमेंट हो, कोई भी ट्रांजैक्शन हो, उसका इफेक्ट दो जगह पड़ता है। ये बात हमने 11th क्लास में भी पढ़ी है और आज हम फिर सीख रहे हैं। ओके, चलो भाई क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले है, दे डिसाइडेड फॉर सी
to admit C for 1/4 share in the following terms. कुछ following terms हैं, क्या है? The machine is to be depreciated at 10% per annum. आपकी मशीन जो है ना वो डेप्रिशिएट हो रही है 10% से, तो हम क्या करेंगे? मशीन पे आए और आपने वो 1 मार्क कर लिया ऐसे। अब मशीन अगर डेप्रिशिएट हो रही है तो क्या होगा? ये मशीन की वैल्यू घट रही है ना? तो घट रही है यानी आपको लॉस हो रहा है, तो आप किधर लिखोगे? डेबिट साइड में, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। टू मशीन अकाउंट, मशीन की जो कॉस्ट है वो 24,000 है और जो डेप्रिसिएशन है वो 10% है, तो 2400 रुपए से आपकी मशीनरी की वैल्यू घट गई। इसका इफेक्ट बैलेंस शीट में भी पड़ेगा, तो आप बैलेंस शीट में आओ, मशीन आपकी है 24,000 लेस डेप्रिसिएशन 2400, तो यह आपका आ गया 21,600। ओके, चलिए भाई, नेक्स्ट हमारी है एंट्री सेकेंड, फर्नीचर इज रीवैल्यूड, फर्नीचर इज रीवैल्यूड एट ₹15,000। आपका जो फर्नीचर है ना वो बढ़कर 15,000 हो गया। देखो फर्नीचर की वैल्यू 12,000 है पहले, यहां इसको हम एंट्री नंबर 2 मार्क कर लेते हैं। 12,000 है और अब कितनी हो गई? 15,000 हो गई, तो 3,000 रुपए से आपको क्या हो गया? फायदा हो गया, मुनाफा हो गया। तो फायदा हुआ, गेन हुआ, तो हम किधर लिखेंगे? क्रेडिट साइड में लिखेंगे, बाय फर्नीचर अकाउंट 3,000 से आपको गेन हो गया, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में पोस्टिंग कर दिया आपने। फर्नीचर बैलेंस शीट में लिखोगे और कितने का हो गया फर्नीचर? आपका फर्नीचर हो गया 15,000 का, ये फर्नीचर हो चुका है। ठीक, आपने ऐसे एज इट इज लिख लिया। चलो, डबल एंट्री हमेशा पोस्ट होनी है, डुअल एंट्री जितनी भी एडजस्टमेंट है उनकी डबल एंट्री होगी ही होगी। डुअल पोस्टिंग कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी अकाउंट में इफेक्ट डालेंगे ही। तो पहला इफेक्ट डाला आपका रिवैल्यूएशन में, दूसरा इफेक्ट डाला बैलेंस शीट में। आगे बोलता है कि बैड डेट इज टू बी क्रिएटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ डेटर्स 1,000 रुपीज। तो जिनको बैड डेट के बारे में नहीं पता, तो मैं पहले बैड डेट बता देता हूं कि जब भी हम काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो हम क्रेडिट सेल वगैरह करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि हमारा पैसा जो है ना डूब जाता है या डूबने की संभावना रहती है। तो इसके लिए हम अपने लॉसेस को पहले से ही कंसिडर करके चलते हैं कि भाई अगर मार्केट में मेरे 50,000 रुपए हैं, फंसे हुए हैं, तो इसमें से भाई 5% तो मेरा पैसा डूबेगा ही डूबेगा। जो 5% पैसा है वो तो डूबेगा ही डूबेगा। इसीलिए मैं जो प्रोविजंस बना के चलते हैं। बिजनेस जो है वो प्रोविजन बना के चलता है कि भाई ये लॉस की संभावना है, तो इसको हम पहले से रिकॉर्ड करके चलते हैं। तो ये है प्रोविजन फॉर बैड डेट। और ये किस पे क्रिएट होता है? डेटर्स पे क्रिएट होता है। और डेटर हमारा कहां है? ये रहा। और 1,000 रुपए का आपने इसको प्रोविजन बनाया हुआ है, तो ये हमारी एक तरह से लायबिलिटी होती है। और इस लायबिलिटी को आप क्या करोगे? रिकॉर्ड करोगे। ये बढ़ गई हमारी लायबिलिटी, ठीक है भाई। टू प्रोविजन फॉर बैड डेट 1,000 रुपीज। डेटर पे इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा? डेटर हमारे 1,000 रुपीज से कम हो जाएंगे, लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट 1,000 माइनस 29,000 हो गया आपका ये। आगे देखो, नेक्स्ट एंट्री है आपकी, द बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। आपकी जो बिल्डिंग है 10% से बढ़ गई। एप्रिशिएशन का मतलब होता है
इंक्रीज्ड, बढ़ गई आपकी बिल्डिंग 10% से। तो बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है? बिल्डिंग की वैल्यू है आपकी 57,000 बाय बिल्डिंग अकाउंट 57,000 का 10% 5700। और बैलेंस शीट में इफेक्ट क्या पड़ेगा इसका? यहां लिखेंगे हम बिल्डिंग, और 57,000 तो पहले ही थी वैल्यू, प्लस 5700, तो ये हो गया आपका 62,700। नाउ बिल्डिंग की वैल्यू अब 62,700 हो गई। नेक्स्ट है, देयर इज एन ओल्ड टाइपराइटर वैल्यूड ₹2700, इट डज नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ फर्म, इट इज नाउ टू बी रिकॉर्डेड। तो ये आपकी एक तरह से क्या हो गई? अनरिकॉर्डेड असेट हो गई। क्या हो गई? अनरिकॉर्डेड एसेट्स। अब अनरिकॉर्डेड एसेट्स को आप क्या करोगे? रिकॉर्ड करोगे, और रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड हो जाएगी ये बाय टाइपराइटर अकाउंट। ओल्ड टाइपराइटर भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितने रुपए का? 2700 का। अब ये एक असेट है तो यहां पे भी आ जाएगी 2700। ठीक है, चलो डबल पोस्टिंग हो गई। नेक्स्ट लास्ट एंट्री है हमारे पास, सी ब्रिंग्स ₹45,000 एज कैपिटल एंड 10,000 एज गुडविल। देखो भाई, ये काम जो है वर्किंग नोट का काम है, इसको वर्किंग नोट में कर लेते हैं। वर्किंग नोट हम यही बना लेते हैं, है ना। और पहला वर्किंग नोट क्या कहता है कि आपने एडजस्टमेंट करनी है नए पार्टनर जो अपना कैपिटल और गुडविल को लेके आ रहा है। तो पहली जर्नल एंट्री जो हमने प्रीवियस क्लास में बहुत बार करी हुई है, नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल और कैपिटल दोनों लेके आ रहा है, यानी फर्म को कैश या बैंक रिसीव हो रहा है। अब आप ध्यान से देखो बैलेंस शीट में कि आपके पास कैश भी है और आपके पास बैंक भी है। तो अब आप अपनी जर्नल एंट्री में कोई भी अकाउंट खोल सकते हो, यानी कैश का यूज करना है कैश का यूज कर लो, बैंक का यूज करना है बैंक का यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोला नहीं है। हाँ, लेकिन अगर इसी एंट्री के आगे लिख दिया होता कि सी ब्रिंग्स ₹45,000 एज कैपिटल एंड ₹10,000 एज गुडविल, है ना, यूजिंग चेक या फ्रॉम चेक या वाया चेक, अगर ऐसा कुछ लिख दिया होता है यानी चेक के थ्रू ले आया है, तो इसका मतलब बैंक से पैसा लाया, बैंक में पैसा लाया है। पर यहां तो कुछ लिखा नहीं है, तो आप कैश का यूज करना है कैश का यूज कर लो, बैंक का यूज करना है बैंक का यूज कर लो, नो प्रॉब्लम, टीचर नहीं काटेगा। अगर क्वेश्चन में सिर्फ एक ही चीज दी है यानी कैश दिया है या सिर्फ बैंक दिया है, तो आप उस पर्टिकुलर आइटम का यूज करोगे। चलिए फिलहाल मैं कैश का यूज कर रहा हूं। कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो वो अपनी कैपिटल लाया है 45,000 और अपने हिस्से की जो गुडविल लाया है वो लाया है 10,000, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया? 55,000। देखो, कैश एक असेट है और असेट डेबिट कब होती है? जब वो इंक्रीज होती है। मींस कैश मेरा 55,000 से क्या हुआ? बढ़ गया, है ना। चलिए अभी इसका इंपैक्ट देखेंगे हम। अभी इन एंट्री को हम कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं जिससे हम इसको पोस्ट कर सके आगे चल के। सेकेंड एंट्री क्या होगी? इस प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करने की, किसके बीच में? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 10,000 टू, अब हमें यहां क्या चाहिए? हमें चाहिए सैक्रिफाइसिंग
रेशियो। देखो क्वेश्चन में आपको सी कितने शेयर के लिए एडमिट हुआ है ये दिया है ना। और आप पूरा क्वेश्चन देख लो ऊपर से लेकर नीचे तक, क्या आपको कहीं पे भी ओल्ड रेशो गिवन है? हमने यहां से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, क्या है कहीं भी आपको ओल्ड रेशो गिवन है? तो आप देखोगे आपको ओल्ड रेशो गिवन नहीं है। तो जब भी हमें ओल्ड रेशो गिवन नहीं होता तो हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि हमारे पास जो ओल्ड रेशो है वो इक्वल है। क्या है? इक्वल। तो ओल्ड पार्टनर कितने हैं? ए और बी, है ना। तो ये आपस में प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे? हम एज्यूम करके चलेंगे कि वो बराबर बराबर कर रहे होंगे। अब आप ध्यान से देखें, यहां पे आप चाहे तो फिर वो न्यू रेशो निकालेंगे आप लोग। मैंने चेंज इन प्रॉफिट रेशो वाले टॉपिक में ये सारी चीजें कवर करी है कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। और मैंने सैक्रिफाइस जब पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि अगर आपके पास सिर्फ ये दो ही इंफॉर्मेशन है, दैट्स इट, इस तरह से कि नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आ रहा है और ओल्ड रेशो कितना है, अगर सिर्फ इतना ही पता है आपको तो हमारा ओल्ड रेशो ही, यानी यही हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशो बन जाएगा। और सैक्रिफाइसिंग रेशो कितना है? 1:1। तो जो हमारा ओल्ड रेशो है वही हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशो बन जाएगा। अंडरस्टूड? चलो भाई, तो सैक्रिफाइस मिल गया, यानी जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ये कैसे बटेगा? 1:1 रेशो में बढ़ जाएगा। किसके बीच में? ए और बी के बीच में। एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए? 5,000। 5,000 5,000। अब आप इसकी लेजर पोस्टिंग कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने 11th क्लास में लेजर पोस्टिंग अच्छे से करी होगी। सबसे पहले हम कैश को देखते हैं। कैश आपका 55,000 से बढ़ गया, क्योंकि असेट का नेचर क्या होता है? डेबिट। और डेबिट तभी होता है जब असेट इंक्रीज होती है ना। तो हमारी एसेट 55,000 से इंक्रीज हो रही है, तो हम अपने बैलेंस शीट में आ गए। यहां प्रीवियस बैलेंस कैश का 4,000 था और 55,000 से कैश मेरा बढ़ गया, तो ये टोटल जो हमारे पास कैश हो गया 59,000 हो गया। ठीक है भाई। आगे सी कैपिटल अकाउंट। सी हमारा जो है मिस्टर सी है वो क्रेडिट है, तो आप सी की कैपिटल अकाउंट में जाओ, क्रेडिट साइड पे आ गए हम यहां पे, है ना। अच्छा, ये सारा का सारा काम कब हो रहा है? ये सारा का सारा काम हो रहा है 2019 31 दिसंबर। आप ऊपर एक लाइन छोड़ दो और यहां लिखोगे, देखो सी हमारे मिस्टर क्रेडिट है और उसके अपोजिट कौन है? कैश। तो लेजर पोस्टिंग कैसे होती है? क्रेडिट साइड में आपने सी के कॉलम में एंट्री करनी है और नाम जो आएगा उसके अपोजिट का आएगा, और अपोजिट कौन है? कैश है। तो लिखोगे आप बाय कैश अकाउंट 45,000 हो गई एंट्री यहां पे। अब आप ध्यान से देखो, हमारा प्रीमियम फॉर गुडविल एक बार क्रेडिट हुआ और एक बार डेबिट हुआ, तो बेसिकली इसका इफेक्ट जो है खत्म हो गया। एक बार डेबिट एक बार क्रेडिट, खत्म हो गया भाई ये। लेकिन हमारे मिस्टर ए और बी ये दोनों क्रेडिट है ना। और इसके अपोजिट कौन है? प्रीमियम फॉर गुडविल। तो आप आ जाओ दोबारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आओगे और यहां लिखोगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। 5,000 मिस्टर ए के कॉलम में और 5,000 मिस्टर बी के कॉलम में। हो गई ये पोस्टिंग। हमने दोनों ही जर्नल एंट्री को पोस्ट कर लिया। देखो भाई, ये जो एंट्री है इसको आप ऐसे करोगे, डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इसको अगर हम वर्किंग नोट में दिखा देंगे ना तो एक बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है टीचर के ऊपर, और आपने ये सारा काम प्रीवियसली किया हुआ है, तो आप इसे करके दिखाओ, ज्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और ज्यादा अच्छे आपकी इंपैक्ट पड़ेगा।
और जब आप ये एंट्री, अच्छा सबसे बड़ी बात ये होती है कि कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होती, फिर आपने एंट्री पास कर ली, एंट्री पास करके आप लेजर पोस्टिंग कर सकते हैं। अब जब हमने ये एंट्री पोस्ट कर ली तो हमने सारी एडजस्टमेंट अब कवर कर ली है, और इस एंट्री को करने के बाद आपने डायरेक्टली पोस्ट भी कर दिया। अब आप आ जाओ अपने क्वेश्चन के ऊपर। जब हमने सारी एडजस्टमेंट्स कर ली, अब आप एक साइड से आइटम्स को देखना शुरू करेंगे और उनको रिस्पेक्टिव जगह पे रखना शुरू करेंगे। और एक बात ध्यान रख लो, जो लायबिलिटी या जो असेट को से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट नहीं थी वो एज इट इज अपनी जगह चली जाएंगी। फॉर एग्जांपल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटी में 10,000 के हैं, तो आप अपना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को जाओगे बैलेंस शीट में और यहां लिख दोगे। जिनमें कोई फर्क नहीं पड़ा कोई दिक्कत नहीं है, एज इट इज छोड़ देंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे 10,000। फिर हमारे पास क्या है, हमारे पास है सन्ड्री क्रेडिटर्स 30,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स 30,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000, है ना, हो गया। फिर मेरे पास नेक्स्ट आइटम है बिल्स पेबल 30,000, बिल्स पेबल 30,000। अब आप अगली आइटम अगर देखें तो मेरे पास जनरल रिजर्व है 18,000 रुपए का। ये देखो 18,000 रुपए का मेरे पास जनरल रिजर्व है। और मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि कोई ओल्ड रिजर्व्स हैं, ओल्ड प्रॉफिट्स हैं, ओल्ड लॉसेस हैं, ये सारे के सारे, चाहे वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो, सारे रिजर्व प्रॉफिट्स और लॉसेस ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बांट लेते हैं, है ना, एक्सेप्ट प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड को छोड़कर बाकी जितने भी रिजर्व्स वगैरह हैं वो या ओल्ड प्रॉफिट्स लॉसेस हैं सब डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, है ना। तो इसकी एंट्री क्या करोगे, जनरल रिजर्व आपका एक क्रेडिट आइटम है, तो इसको राइट ऑफ करने के लिए आप क्या करोगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, और किसके बीच में बढ़ जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बढ़ जाएगा। और 18,000 की है आपकी, ओल्ड रेशियो क्या है 1:1, तो 9,000 और 9,000। देखो जर्नल एंट्री में इसलिए दिखाता हूं जिससे आपको ना कंफ्यूजन ना हो बिल्कुल भी। जनरल रिजर्व एक लायबिलिटी आइटम है यानी क्रेडिट आइटम है, तो जब आप इसे राइट ऑफ यानी खत्म करोगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली रिवर्स डेबिट हो जाएगा। और ये किसके बीच में बंटने वाले हैं, ए और बी, यानी ओल्ड रेशियो के बीच में, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में, ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड पार्टनर कौन है, ए और बी। तो 9,000 9,000 बट गया। आप डायरेक्टली कर सकते हो कि लायबिलिटी साइड में कोई भी रिजर्व वगैरह दे रखा है तो आप सीधा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में आओ और डायरेक्टली भी राइट ऑफ कर सकते हो। असेट साइड में कोई भी प्रॉफिट या कोई भी एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, इस तरह के कुछ भी एक्सपेंसेस या गुडविल, ओल्ड गुडविल बैलेंस शीट में दिखा रखी है तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगी। अभी आगे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, वहां पे ये एग्जांपल्स आएंगे। तो फिलहाल जनरल रिजर्व हमारा कितने का बट गया भाई, 9,000 का। 9,000 9,000, मिस्टर सी को कुछ नहीं मिलने वाला है यहाँ पे। कैपिटल ए और बी की आपको गिवन है 45,000 और 30,000। तो इसको हम यहाँ जो हमने एक लाइन छोड़ी थी ना ऊपर, वो इसीलिए छोड़ी थी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कि इनको हम यहाँ पे लाके लिख सके, बाय बैलेंस बीडी 45,000 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में और 30,000 मिस्टर बी का। सी का तो ऑलरेडी आपने 45 लिख दिया। अच्छा कैश ऑलरेडी हमने कर लिया। एक बैंक बचा है असेट साइड में, कितने का, 56,000 रुपए का। तो यहां पे आओ, आप आओ और यहां लिखो बैंक 56,000 डाल दिया आपने। अब इसके अलावा क्या कोई और आइटम है जो हमने पोस्ट नहीं करी है या पहुंचाई नहीं है, तो देखो हमने मार्किंग करी हुई है, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ,
इसका मतलब ये है कि हमने ये ट्रांजेक्शन्स ऑलरेडी कर ली है, इनको दोबारा देखने की जरूरत नहीं है ना। तो बस इससे क्या हुआ, आपका समय बहुत बचा। तो आपका जो समय बचा ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। एग्जाम में तो एक एक पल कीमती है भाई। अब आप अपना अकाउंट क्लोज करोगे, सबसे पहले रिवैल्यूएशन को, देन पार्टनर्स अकाउंट, देन बैलेंस शीट। और वही मंत्र है भाई जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाते समय था कि बैलेंस शीट मैच होनी चाहिए, नहीं मैच हुई तो क्वेश्चन गड़बड़ है। टोटल करते हैं, हमारा ये आएगा 11,400, 11,400। और प्रॉफिट जो आ जाएगा हमारा टू गेन ऑन revaluation transferred to पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कितने पार्टनर है, ए और बी। ये जो आएगा आपका 8,000 आएगा। तो मिस्टर ए को मिला 4, मिस्टर बी को मिला 4, बराबर बराबर। क्या है ये, बैलेंसिंग फिगर। अच्छा, ये उठ के कहां आ जाएंगे, ये आ जाएंगे उठ के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस नाम से आ जाएंगे, बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट गेन। $4,000 डैश। अब आप टोटलिंग करो, टोटलिंग में आप देखोगे ये जो है 63,000, 48,000 एंड 45,000। ये जो डिफरेंस है इधर आ जाएगा, यहां पे माइनस करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो इसी को हम बोलेंगे टू बैलेंस सीडी। 63,000, 48,000 एंड 45,000। ये तो सब टोटलिंग हो गई। ठीक है, आप चाहो तो इसको आगे और फर्दर कर सकते हैं, इस सीडी को बीडी में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय बैलेंस बीडी। 63,000, 48,000 एंड 45,000। नेक्स्ट ईयर की डेट पे आ जाएगा। डेट कौन सी हो जाएगी, 2020 1 जनवरी। अब आपने यहां से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट निकाल लिया तीनों का, और ये कहां आ जाएगा, बैलेंस शीट में आ जाएगा। कैपिटल ए बी सी। ए की कैपिटल है 63,000, बी की कैपिटल है 48,000 और सी की कैपिटल है 45,000। दिस विल टोटल टू 1,56,000। और जो बैलेंस शीट का जो टोटल आएगा आपका, और ये हमारा टोटल आएगा 1,56,000 है। और जो बैलेंस शीट का टोटल आएगा 2,46,000, 2,46,000। और इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अभी हम इसके ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, तो ध्यान से इसे समझना, और यही आपका होमवर्क है, इसी को आप रिवाइज करना। फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस और बताऊंगा और उनको भी हम लोग करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना बहुत है।